जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 8 के साइंस की हम बात करेंगे। यहाँ पे कक्षा 8 के साइंस की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में वो भी करेंगे, और चैप्टर नंबर 17 की आज शुरुआत भी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 7 का नाम है वो है तारे एवं सौर परिवार। तारे एवं सौर परिवार। तो आप क्या समझते हो तारे से? तो तारे से आप क्या समझते हो? जैसे कि रात हो जाने के बाद आपको जो आसमान में तारे दिखते हैं, अलग अलग तारे टिमटिमाते हुए, कोई बिना टिमटिमाता हुआ, कोई एक ही दिशा में स्थिर, जो तारे दिखते हैं वो तारे अलग अलग ग्रह और उपग्रह होते हैं। जबकि एक सौर परिवार भी होता है, जैसे कि सूर्य, हमारी पृथ्वी, फिर गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, ये सारे ग्रह मिला के एक क्या बनाते हैं? परिवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परिवार बनाते हैं। जैसे आपके सदस्य में दादी, दादा, पप्पा, मम्मी, बहन, भाई, ये सब होते हैं, तो क्या होता है? एक परिवार। उसी प्रकार अंतरिक्ष में जब अन्य ग्रह मिलते हैं तो एक परिवार बनाते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में पहली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्हें ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। उन्होंने कभी भी अपने शहर में क्या नहीं देखा था? ऐसा चमचमाता हुआ दृश्य नहीं देखा था। क्या? पहली यह जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। अब जब भी देखोगे, एक बात समझने की कोशिश करो यहाँ पे। जब भी आप शहर में हो, यानी जब आप सूरत में हो या कोई भी बड़े शहर में हो, तब आप आसमान में देखोगे तो आपको बहुत कम तारे देखने को मिलते। क्या होता है? बहुत कम तारे देखने को मिलते। पर जब भी आप गाँव में जाते हो, अपने गाँव में, तब आप वहाँ पे देखते हो कि बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं ना। तो कभी ट्राई करना, आप शहर में तारे देखना और गांव में तारे देखना। तो उनकी दादी जी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देते हैं। यानी शहर में क्या होता है? प्रदूषण होता है, धूल होती है, धुआं होता है, जिसके कारण आकाश पूरा ढक जाता है। जो अपना आसमान है वो पूरा का पूरा ढक जाता है, जिस कारण से आसमान में क्या नहीं दिखाई देते? चमकीले तारे नहीं दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उससे संबंधित कहानियाँ सुनाई, है ना। तारे, दादी जी तारे वगैरह की कहानियाँ सुनाती है ना। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षक वही हो सकता है जहाँ वातावरण सब स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश न हो। यानी चमकीला प्रकाश कहने का मतलब क्या है? कि शहरों में है ना, हर जगह लाइट चालू रहती है। लाइट चालू रहती है, जिसके कारण क्या होता है? चमकीला प्रकाश होता है। चमकीला प्रकाश होने के बाद आप देखोगे कि धुआं होता है, जिसके कारण आसमान ढक जाता है और तारे भी ढक जाते हैं, जिस कारण से वो हमें नहीं दिखाई देते। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए, आपको समस्त आकाश से बिंदुओं के सामने असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिससे कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इसका सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। यानी आप कभी रात में देखना, आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा न रहा हो? उसमें जो पिंड टिमटिमा नहीं दिखता वे ग्रह है। यानी जो तारा आपको टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता, यानी जो बार बार प्रकाशित हो रहा है फिर बुझ रहा है, तो वो क्या है? वो ग्रह है। वो क्या है? ग्रह है। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। यानी रात को आप देखोगे तो चंद्रमा हमको सबसे बड़ा दिखता है। तो ये क्यों? क्योंकि वो हमारे सबसे करीब है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते? खगोलीय पिंड। यानी जो हमें टमटमाते हुए तारे दिखते हैं वो सारे क्या है? खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। खगोलिकी किसे कहा जाता है? जो खगोलीय पिंडों और उनके संबंधित घटनाओं को अध्ययन करे उसे। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का
सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। उस काल में खगोलकीय का उसका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्र और ग्रहों की गति से संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सुदृढ़ करने में सहायक था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके घर पे जो अलग अलग कैलेंडर बन के आ जाते हैं, कभी आपने सोचा है कि कैलेंडर किस प्रकार से बन जाते हैं, किस प्रकार से आपको पता चल जाता है कि दिवाली इसी दिन आने वाली है या होली इसी दिन आने वाला है? तो क्या होता है, जो खगोलकीय होते हैं वो क्या करते हैं, चंद्रमा और इन पे रिसर्च करते, छानबीन करते, खोज करते। उस खोज के कारण क्या होता है, आपको चंद्रमा की स्थिति और पृथ्वी के घूमने की गति प्राप्त हो जाती है ना। उस कारण से आपको दिन का भी पता चल जाता है और कैलेंडर बन जाता है। कैलेंडर और पंचांगों के लोग को फसलों को चुनने और उनके बुनाई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई। इस अध्ययन में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन करेंगे। सबसे पहला जो पिंड है वो क्या है, हमारा चंद्रमा। सबसे पहले चंद्रमा के बारे में हम सुनेंगे कि चंद्रमा क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे, क्या चंद्रमा की आकृति से प्रतिदिन परिवर्तन होता है? आप चंदा मामा यानी चंद्रमा को देखते हो, तब क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कभी वो आधा है, कभी पूरा गोल है या थोड़ा कटा हुआ है, ऐसा लगता है कि नहीं? क्या ऐसे भी दिन है जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन है जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सका? चलो, उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। यानी जब चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। उसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा चमकीला भाग घटता जाता है। आप देखोगे ना, पहले ऐसे पूरा गोल होता है, फिर थोड़ा सा घट जाता है, फिर और घट जाता है, फिर एकदम लकीर जैसा हो जाता है, फिर गायब हो जाता है। तो इसे बालचंद्र दिखाई नहीं पड़ता। एक मिनट, इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, यानी हर 15 दिन में क्या होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अब आपको सभी को पता है अमावस्या किसे कहते हैं। अमावस्या मतलब चंद्रमा नहीं दिखाई देता। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, यानी जब 16वां दिन होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा भाग आकाश में चंद्रमा का दिखाई देता है। इसे बालचंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बालचंद्र, यानी कि चंद्रमा का बच्चा। बालचंद्र ही कहेंगे ना, छोटे से चंद्रमा। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं, यानी 15 दिन पूरे होने के बाद पूरा चंद्रमा गोल दिखाई देता है। पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विविध आकृतियों को चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। यानी जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा क्या धीरे धीरे पहले तो गायब है मान लो, फिर धीरे थोड़ा सा आएगा, फिर और थोड़ा बड़ा आएगा, फिर और थोड़ा बड़ा आएगा, इस प्रकार से पूरा गोल हो जाता है। तो ये कलाएँ हैं, क्या है, कलाएँ। तो इन कलाएँ को के आधार पे हम क्या बनाते हैं, अपने पर्व यानी अपने जो भी त्यौहार है वो मनाते हैं। उदाहरण के लिए दिवाली को अमावस्या पर मनाई जाती है, यानी जो अमावस्या होती है उसी दिन दिवाली मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। बालचंद्र शुक्ल पंच की प्रथमा के दर्शन के अगले दिन ईद ए उल मिलाद फितर मनाई जाती है। यानी क्या होता है, आप ईद के समय देखोगे तो इतना सा चांद दिखता है, यानी पहले चांद गायब हो जाता है। चांद गायब होने के बाद अगले दिन जब थोड़ा सा चांद दिखे तब उस दिन ईद मनाई जाती है। चलो आगे, एक पूर्णिमा को दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि में 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडर में इस अवधि को एक माह कहते हैं। चंद्रमा अपनी आकृति के प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है, क्योंकि बीच में कोई ग्रह आ जाता है। आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि चंद्रमा की कलाएँ क्यों दिखाई देती है। अध्याय 16 में आपने यह पढ़ा कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। हमारी ओर क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है।
इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सूर्य है। कौन है? सूर्य। ये रहा आपका चंद्रमा और ये रहा आपकी पृथ्वी, ये रही आपकी पृथ्वी। अब देखिए, पृथ्वी, सूर्य के सामने जितनी पृथ्वी है वहाँ पे दिन है ना, और सूर्य के पीछे वहाँ पे रात है। जाहिर सी बात है, रात है तो चंद्रमा इस तरफ कहीं पे होगा, तो सूर्य की किरण जितनी चंद्रमा पे पड़ती है उतना चंद्रमा यहाँ पे प्रकाश डाल देता है और उतना ही चंद्रमा हमें देखने को मिलता है। एक क्रियाकलाप है जो आपको स्वयं करना है। उसके बाद क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। उसकी स्थितियों के अनुमानित नोट में आरेखित कीजिए। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए हम आकाश के मध्य भाग में देखेंगे, एकदम मध्य भाग में। बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता है। यानी पहले जब छोटा होता है चंद्रमा तो उसके अनुसार वो बड़ा होता है और धीरे धीरे घटता भी है। चंद्रमा की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने कक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। क्या पूरा करता है? घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा का पृष्ठ, चंद्रमा दिखाया गया है यहाँ पे चंद्रमा। चलो, कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा तो उन्हें चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा एक निर्जन पाया। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रमा पे सबसे पहले कदम रखने वाला कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए उसके बारे में भी और पढ़ेंगे। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी है। इसमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। यानी यहाँ पे जो चंद्रमा है वहाँ पे क्या है? सिर्फ धूल, मिट्टी और पहाड़ और बंजर जमीन है। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे कोई वायुमंडल ही नहीं है, जब वहाँ पे कोई पानी वानी है ही नहीं, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? मर ही जाएंगे। क्या आप जानते हो 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। अब तारों के बारे में जानते हैं, थोड़ी बहुत बातें। किसके बारे में? तारों के बारे में। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? तो तारे और चंद्रमा ही दिखते हैं, और क्या दिखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहरों में दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकने लगते हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? हाँ, सभी तारे एक जैसे वाइट है, परंतु कुछ हल्के और कुछ गहरे होते हैं। वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें अधिक रोशनी है। आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूर रखी फुटबॉल में क्या प्रतीत होता है? देखिए, अब उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो और आपके एकदम सामने में फुटबॉल रख दूँ तो वो फुटबॉल आपको बड़ा दिखेगा, पर मैं अगर उसको दूर ले जाके कहीं पे रख दूँ तो वो फुटबॉल आपको कैसा दिखेगा? छोटा दिखेगा। अब यहाँ से देखोगे तो छोटा दिखेगा ना। चलो, तो इस प्रकार से सूर्य भी हमारे करीब है, इसके कारण वो हमको बड़ा दिखता है। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर है, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग, अब यहाँ पे देखो, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। उसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 40, ओहो कितने सारे लिख दिए भाई साहब, 40,000 करोड़ किलोमीटर दूर। 40,000 करोड़ किलोमीटर दूर। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते? कुछ तारों को इससे भी अधिक दूर है। बाप रे बाप, इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष से व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए, प्रकाश की चाल
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। वाह, यानी सूर्य की किरण जब वहाँ से अपने तक पहुँचती है तो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर काट देती है? 3 लाख किलोमीटर। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। यानी वहाँ से जब कोई सूर्य का प्रकाश निकलता है तो 8 मिनट में हमारे यहाँ पे पहुँच जाता है। सेल्फा सैटेलाइट लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जो सेल्फा जो अब एल्फा ग्रह है, एल्फा जो तारा है, वहाँ से कोई अगर किरण निकलती है तो हमारे पृथ्वी तक पहुँचने के लिए उसे 4.5 वर्ष लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे तथा अधिक समय तक परीक्षण कीजिए। आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थिति में कोई परिवर्तन होता हुआ दिखते हैं? आप यह पाएंगे कि तारे पृथ्वी से पश्चिम की ओर गति करते हैं, प्रतीत होते हैं, और कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तारों के बारे में हमने पढ़ा। अब तारों के बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। चलिए थोड़ा सा और बचा है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिखा है, पहली याद करती है जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। यानी अब यदि आप कोई रेलगाड़ी में बैठे हो तो रेलगाड़ी में से खिड़की में से आप जब देखते हो तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पीछे की तरफ जाते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम की से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। ठीक है, तो और है थोड़ा सा। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है, ध्रुव तारे के विषय में यहाँ पे आपको बताया गया है, जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता है। ये अक्ष की दिशा में यानी पृथ्वी के ऊपर के हिस्से में, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर से दिशा में इसलिए ये घूमता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी तो ऐसे घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, मतलब यहाँ से इस तरफ ऐसे घूमती है गोल, ऐसे तो नहीं घूमती ऊपर नीचे, गोल घूमती है, ऐसे गोल घूमती है। इस कारण से वो तारा एक ही जगह दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद तारामंडल इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।